नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ सेकेंड वीडियो। अभी कल का जो हमारा पहला वीडियो अपलोड हुआ था चैप्टर 2 का, जो थोड़ा सा लेंदी कल हो गया था, नॉट थोड़ा सा, वो हमारा पहला वीडियो था अभी तक का, बीते एक महीने में जो 50 मिनट क्रॉस किया था। आमतौर पर हम हमेशा कहते हैं कि 40 मिनट्स एवरेज हम रखेंगे वीडियो को लेंथ को, बट कल का वीडियो मेरा पहली बार थोड़ा लेंथ चला गया था, तो मैंने इस पर थोड़ा विचार भी किया रात में कि भाई इतना लंबा जाना क्या सही था, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, ये जो तुम बैठे भी तुम लोगों के सामने हो, तो बहुत बार क्या होता है वो 50 मिनट्स का लेंथ ज़्यादा लगता है, फिर देखने का ही मन नहीं करता, वो ओपन भी नहीं करना चाहेंगे बच्चे, देखना भी नहीं चाहेंगे। बट मुझे ऐसा कल लगा कि वो एक वीडियो कभी अगर इतना लंबा चला जा रहा है तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस पूरे 50 मिनट के कंटेंट में जब मैंने खुद उसमें देखा कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुआ था पढ़ाने के दौरान, जो 50 मिनट चला गया था लंबा, तो मैंने ये पाया था एक एक बातें वहाँ पे जेन्युइनली हमारे काम का था। नॉट बिकॉज वहाँ हम लोग बहुत न्यूमेरिकल लगाए थे, बेसिक पे ही बात हुआ था, कंटेंट बात हुआ था, थ्योरी बात हुआ था, जो जरूरी था किसी भी चैप्टर के इनिशियल फेज में उस चैप्टर में इन्वॉल्व होने के लिए। तो जो बच्चे इस सेकेंड वीडियो में आज आ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो पहला या तो देख कर आ रहे हैं, या अगर नहीं देखे हैं तो इट्स रिक्वेस्ट, मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार पहला वाला देख कर सेकेंड में आना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे ज़्यादा बेस पे बात नहीं करने वाले, वो हमने कल बहुत अच्छे से कर लिया है। आज हमारा काम है डायरेक्टली न्यूमेरिकल से बात करना, एंड उसके पहले छोटा सा ब्रीफ। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर का जो बेसिक थीम था, मैंने कल तो बहुत सी बातें की है तो दोबारा रिपीट तो नहीं करने वाले, इट्स बेटर बाकी सारे बच्चे जो आज का वीडियो देख रहे हैं वो 1 वाला देख कर आए एट एनी कॉस्ट। तो हम लोगों ने कल जो इस चैप्टर का बेसिक थीम पढ़ा था वो क्या था, दैट इस चैप्टर में होता क्या है, पार्टनर्स आमतौर पे पार्टनरशिप फर्म को चलाते वक्त नॉर्मली, नॉट फ्रिक्वेंटली, नॉट विद इन अ ईयर, मान लो कि 1-2 साल बीता, अब उनका आपस में जो आम सहमति था, एग्रीमेंट, वो इस बिहाफ पे चेंज हो रहा है, दे एग्री टू चेंज देयर प्रॉफिट रेशियो। और प्रॉफिट रेशियो बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि एक पार्टनर्स बेसिकली पार्टनरशिप फर्म में आते ही हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट को हिस्सा, मतलब प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए। तो उस रेशियो का बदलने से क्या होता है, उनका प्रॉफिट अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्या पता आप कोई मान लो प्रॉफिट रेशियो जो था पहले जो था, मैंने बताया था कल बातें, और अब जो हुआ है अगर चेंज कर देते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, या तो एक पार्टनर अपना जो पहले कमा रहा था अब कम कमाएगा, या एक पार्टनर जो पहले कमा रहा था अब ज्यादा कमाएगा, या अगर 3-4 पार्टनर्स है तो कोई एक पार्टनर जितना पहले पा रहा था आज भी सेम पाएगा, नो चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है, ये प्रॉफिट रेशियो चेंज करते वक्त दिखता है। बट इसी चीज को अगर तुम्हें फ्रैक्शन में समझना है कि जस्ट बिकॉज अगर तुम्हें दो से अधिक पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड वाला और न्यू वाला, एंड नॉट इन न्यूमेरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तुमसे कह रहा है फ्रैक्शन के फॉर्म बताने के लिए कि बाय चेंज द रेशियो कौन पार्टनर गेन किया, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस किया। ये तो फैक्टर, जब भी रेशियो बदलता है तो उस रेशियो का इम्पैक्ट, उस रेशियो का बेनिफिट किसी को मिलता है और किसी को लॉस सहना पड़ता है, क्योंकि फर्म का तो प्रपोर्शन इक्वल है, वो 100% रहता है, जिसको तुम फ्रैक्शन के टर्म्स में 1 कहते हो। भाई फ्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हमारा है एक फर्म का पूरा साइज है, तो इसमें देखोगे ना, अगर मान लेते हैं 4 पार्टनर्स हैं, चारों इक्वली हैं, 1 1 1 1, तो ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/4। और पता है अच्छी बात क्या है, इन चारों को जब ऐड करते हो फ्रैक्शन के पार्ट को तो 1 आता है, और ये हमारा फर्म का मिलता है। फर्म का फ्रैक्शन का कंबाइंड टोटल वैल्यू 1 होता है, एंड बाकी जो पार्टनर्स का तुम उस फ्रैक्शन से निकालते हो, सॉरी उस रेशियो से निकालते हो फ्रैक्शन पार्ट। जैसे यहाँ देखो ना, लेट्स अज्यूम ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए का कितना आएगा 1, और नीचे उन चारों का सम कर लो, 1 + 1 + 1 + 1 4 होता है। सिमिलरली बी का निकाल उतना आएगा, चेंज करना है तो कर लेते हैं, इसको 4 मान लो, इसको मान लो 7, एंड इसको मान लो 3। तो जरा बताओ, अब इस हिसाब से ये जो ए का है कितना आएगा, 1/1 + 4 5 12 15, ये कितना आएगा 15। यहाँ कितना आएगा 4/15 आएगा। बी का ये ए का है, ये बी का है, कितना सी का आएगा
7/15 आएगा। एंड कितना डी का आएगा? अब तुम लोग चाहो तो इन चारों को अगेन ऐड करो। ये लिखा है रेशो फॉर्म में, ये लिखा है फ्रैक्शन फॉर्म में, उन पार्टनर्स का अलग अलग वैल्यूज, सबको ऐड करो तो स्टिल अभी 1 ही आएगा। तो बोलना ही चाह रहे हैं किसी भी फर्म के अंदर इन टोटलिटी प्रॉफिट का टोटल फिगर जिसको 100% भी कह सकते हो, वो होता है 1। फ्रैक्शन के केस में फर्म का कहलाता है। उसी 1 में से हम बंटवारा करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर इक्वल था तो सबको 1/4 ऐसे मिला था, अगर मैंने रेशो बदला था सबका अलग कुछ आएगा, बट एट द एंड पूरे फर्म का तो 1 ही आएगा। अब मेन सवाल क्या था, इसी रेशियो में जब चेंजेस करते हो तो रेशियो जब बदलोगे ना तो फर्म का जो ये साइज है जो मैंने बनाया ये सर्कल टाइप का, ये तो यही रहेगा। बस रेशियो बदलने से क्या होता है, जो मैंने अभी इक्वल दिखाया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से रैंडम लिया हुआ है, हो सकता है फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि मान लो ए को मिल रहा है इतना, बी को इतना मिल रहा है, सी को इतना मिल रहा है और डी को इतना मिल रहा है। ये जो सबका हिस्सा था वो चेंज आ रहा है, बट अभी वो सर्कल के ही रेंज में आ रहा है। तो ये सब बेसिक जो बातें हैं इसको भूला मत करो। अब हमारा यहाँ पे मेन पता है कंसर्न क्या था, जो हमने कल स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल्स, जो मैंने कल ढंग से नहीं करा पाया बिकॉज लिटरली कल बहुत टाइम हो चुका था, तो मैंने क्वेश्चन को रुकना ज़्यादा सही समझा बजाय न्यूमेरिकल और लगवाने के। वीडियो नंबर 2 हमारा जो आज का है, अब ऑफिशियली यहाँ से न्यूमेरिकल पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो जो न्यूमेरिकल कल लगाकर एक छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 का आई थिंक कौन सा पार्ट था, 1 का ए पार्ट किया तुम लोग कल ना, और मैंने कहा था 1 का बी पार्ट एज इट इज है, बस माइनस करना तुम लोग करना। मैंने ये भी कहा था 2 का ए पार्ट भी सेम है। मैंने एक पार्ट पिकअप कल किया था, सॉल्व नहीं किया था। चलो आज करते फिर आगे बात करते गुडविल बेस के बाद। इसमें क्या है, तुम्हें अगेन देयर आर 3 पार्टनर्स महेश, नरेश एंड ओम। इनका हमें ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है। हम जहां जहां शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उस शॉर्ट फॉर्म को याद रखना। OR मतलब ओल्ड रेशियो, NR मतलब न्यू रेशियो। अब हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि इस रेशियो के चेंज होने से कौन पार्टनर गेन कर रहा है, मतलब उस रेशियो का चेंज होना किस पार्टनर के लिए फायदे में साबित हो रहा है और किस पार्टनर नुकसान हो रहा है, तुम्हें ये चेक करना है। तो मैंने कल बताया था फॉर्मूला, इफ यू वांट टू चेक विच पार्टनर सैक्रिफाइस और विच पार्टनर गेन बिकॉज ऑफ चेंज इन रेशियो, तो कैसे करते हो, माइनस करोगे ओल्ड माइनस न्यू। और मैंने कहा था कल तुम न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हो, बट जो मैंने कल लिखवाया था प्लस माइनस वो तुम कंफ्यूज होगे, तो इट्स बेटर कोई एक याद करो। तो यहाँ पे अगर याद कर तो ये वाला जो मैं बताया था दैट इज ओल्ड माइनस में न्यू। तो इसमें मैंने कल बताया था कि माइनस करते वक्त इफ हमारा आंसर किसमें आ जाए, सॉल्व करने पे भाई 2 फ्रैक्शन माइनस करोगे मैथमेटिकली तो या तो आंसर प्लस में आएगा सॉल्व करने पे या माइनस में आएगा, यही 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास सिर्फ। तो अगर हमारा आंसर प्लस में आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइस। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि बेसिकली इसका प्लस का मतलब होता है जो भी वो ओल्ड फ्रैक्शन है वो बेसिकली बड़ा है न्यू फ्रैक्शन से। भाई अगर किसी 2 नंबर का माइनस करने पे प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो लिखा था पहले वो नंबर बड़ा रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 70 माइनस 30 कर रहे हो तब ना प्लस 40 आएगा। और प्लस 40 क्यों आ रहा है, बिकॉज 70 बड़ा था जो पहले लिखा था। तो ओल्ड अगर बड़ा है न्यू छोटा है, इसका मतलब क्या होता है कि उस पार्टनर ने अपना जितना ओल्ड उसका था अब उसे कम न्यू ले रहा है। तो जो अपना न्यू कम ले रहा है इसका मतलब क्या है, उसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया है। तो एक तरह से या तो इतना याद रखो लॉजिकली या फिर सिंपल सी बात है, प्लस दिख जाए तो क्या बोलना है, दैट पार्टनर बेसिकली सैक्रिफाइस्ड हिज और हर प्रपोर्शन ऑफ शेयर। अगर नेगेटिव आ गया तो उसमें क्या बोलेंगे, गेन, क्योंकि उसने मतलब एक तरह से गेन कर लिया। और गेन का मतलब क्या होता है, जो ओल्ड फ्रैक्शन है, ओल्ड फ्रैक्शन वो न्यू फ्रैक्शन के कंपेयर में छोटा हो गया, मतलब न्यू फ्रैक्शन बड़ा है। न्यू का बड़ा होने मतलब क्या होता है कि उसने ज्यादा अब हिस्सा लिया है कंपेयर टू ओल्ड। तो जो ज्यादा हिस्सा अब ले रहा है तो यू विल ऑलवेज से दैट वो पार्टनर क्या किया है, गेन किया है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास तीनों पार्टनर्स का ओल्ड और न्यू दिया है, ये बात मैंने कल सिखाया था, आज दोबारा कह रहा हूं। रेशियो से फ्रैक्शन लिखना सीख लो। ये हम देखें कितने बच्चों को उनको ये तक नहीं आता, जबकि पता है एकदम हमारे जो मेन क्वेश्चन भी आगे आएगा, तो हम बेसिक पे काम कर रहे हैं।
आने वाले 10-12 वीडियोस के बाद जब वहां पहुंचेंगे बड़े क्वेश्चंस पे, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे इस चैप्टर के, वहां पे ये जो काम अभी बता रहे हैं ये एकदम 1% वाला इसका हिस्सा रखता है उस बड़े क्वेश्चन के अंदर। बहुत बेसिक उसका मतलब कह सकते हो अहमियत रहेगा। तो यहाँ पे इसको सीख के रखो। ये बताओ आलिया, यहाँ से देखो ये पहला महेश का है, ये तो दिख रहा है साफ साफ, ये नरेश का है और ये ओम का है, इतना तो अंडरस्टूड है। तो जरा देख के बताओ महेश का ओल्ड प्रपोर्शन ऊपर कितना दिख रहा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये रेशो दिया है ना, इसे कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, कितना आएगा महेश का? 9/2। बहुत बढ़िया, उल्टा बोलती हो। और इनका नरेश का, गुड। एंड ओम का जो तुमने ये लिखवाया भी तीनों, ये उनका ओल्ड फ्रैक्शन वैल्यू कहलाएगा। देखो ये ओल्ड रेशो दिया था, तुमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में उनके ओल्ड कॉन्टेक्स्ट में, यही हमारा अभी पुट का फॉर्मूले में। सिमिलरली न्यू का भी निकल जाएगा, चलो लिख देते। अच्छा जब हम न्यू का लिखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 1/, तीनों ऐड करो 6, कितना इनका आएगा? एंड कितना इनका आएगा? ये ऐसे लिख के दिखाना नहीं होता है, तुम्हें सिर्फ दिखा रहे हैं, तुम्हें एग्जाम में सीधा माइनस करना होता है बिना इतना लिख के गंदा किए। तो अब अगर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल महेश का चेक करना है कि उसने गेन किया कि सेक्रीफाइस किया, तो फॉर्मूला सिंपल है, ओल्ड माइनस में न्यू। ये ओल्ड रेशियो लिखा हुआ है बट एक्चुअली तुम ओल्ड उनका फ्रैक्शन पुट करते हो, मतलब फ्रैक्शन वाला पोर्शन। तो हमने महेश का ओल्ड कितना निकाला है? 2/9। और कितना उनका न्यू है? 1/6। ध्यान देना, पुट गलत मत कर देना। ये पार्ट जो तुम लोग के कंट्रोल में है, बेसिक मैथ है, 2 फ्रैक्शन है, माइनस करना है। तो सॉल्व करने का पैटर्न दोबारा देख लो। जब इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा? 18। 9 कम बोला है, नहीं पता मैथ तो ध्यान दो। 18 एलसीएम आएगा इसका, इस 18 को डिवाइड करो 9 से तो 2 आएगा, उस 2 को मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, 2 2 जा। सिमिलरली 18 डिवाइड करो 6 से, 3 आएगा, एंड 3 1 जा। अब +4 - 3 कितना होता है? +1, पूरा बोला करो। अब इसी एक और प्लस आया ना, तुम्हारा प्लस क्या होता है? यहाँ पे एस लिख दो शॉर्ट में इंडिकेशन के लिए। अब ऐसे सेकंड निकाल, नरेश का निकाल तुम लोग। नरेश का गेनिंग और सेक्रीफाइस चेक करना है ना, तो फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड माइनस में न्यू। ये सब क्वेश्चन सॉल्व क्यों हो रहा पता है? क्योंकि ये सारे सवाल 1 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार आता है। तो इतना तुम्हें डिटेल में सॉल्व नहीं करना होता एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए, प्रोसेस लेकिन प्रॉपरली देख लो, ताकि जब खुद करो तो गलती तो किसी कीमत पे ना होने पाए। ये सब आसान चीजें यहाँ तुमको इतना सॉल्व करवा रहे हैं हम। एक समय ऐसा आएगा जहाँ हम कहेंगे साफ साफ कि भाई इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, तो वहां तुम्हें डायरेक्टली खुद करना आना चाहिए। तो अब नरेश की बात करें, नरेश का ये देखो यार, ओल्ड कितना है? 3/9। और कितना इनका न्यू है? सब लिख के रखे हैं, ऊपर से पिकअप कर लो सब। इसका आगे ने कितना एलसीएम आएगा? 18 आएगा। एलसीएम लिए तो 18 डिवाइड की 9 से 2 आएगा, 2 3 जा, ये आएगा 3 3 2 जा 6, कितना आया? 0 का मतलब होता है नो गेन नो सेक्रीफाइस। अब आते हैं तीसरा, दैट इज ओम का। अगर मैं ओम का चेक करना है गेन और सेक्रीफाइस, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ध्यान दें इन चीजों को। ओम का ओल्ड कितना है? 4/9। और इनका कितना न्यू था? 3/6। इसका गेन ऐसे हम लोग 18 आएगा, डिवाइड किए 2 आएगा, 2 4 जा, यहाँ आएगा 3 3 3 जा, तो ये आएगा -1/18 विच इंडिकेट ओम हैज गेन्ड। अब इतनी बातें लिख के चाहो तो स्टेटमेंट लिखो कि भाई एज पर अवर ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट महेश गेन बाय sacrificed his share by 1/18, Naresh has no gain no sacrifice and Om gained by 1/18, that's it। अब ये गेन का सेक्रीफाइस का इम्पैक्ट कहाँ पे होता है हम लोग वो अब आगे देखने जा रहे हैं। इतना हमने कल सीखा। अब हमारे बुक में क्या है ना, मैंने कल बताया था कि देखो यहाँ देखो, जब भी रेशियो चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट उनके अपने प्रॉफिट प्रपोर्शन में चेंज होगा। वो तो है ही भाई, रेशियो बदलेगा तो उनका जो अपना प्रॉफिट प्रपोर्शन होता है वो चेंज होगा।
उसमें कोई एक पार्टनर गेन करे, कोई सेक्रीफाइस, कोई नो गेन नो पार्ट नो सेक्रीफाइस होगा। बट अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस बाकी जगह पे भी देखने को मिलता है। उसमें से एक हमारा टर्म आ गया, दैट इज गुडविल। गुडविल पे इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, इसको समझने का बहुत बड़ा नीड है, क्योंकि गुडविल अपने आप में इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पूरे इस चैप्टर में, और ना कि इस चैप्टर में, पूरे बुक में। पार्टनरशिप जब तक पढ़ोगे लास्ट चैप्टर डिसोल्यूशन, वहां तक ये टर्म जो गुडविल है ये हमें हेल्प करेगा हर क्वेश्चन को लगाने में, क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट वहां दिखेगा। तो इस पे में काम ढंग से करना है। अब पहली बात तो ये गुडविल का यहाँ पे कैसे काम आ गया, गुडविल का हमें क्या इसमें करना रहेगा, इसमें कैसे, इसमें क्या एंट्रीज आएगा, सब कुछ जाना जाएगा। बट सबसे पहले एक बार गुडविल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दोबारा से रिकॉल करो। हमने 11th का चैप्टर 2 अकाउंटिंग टर्म्स, वहां पे आई बिलीव एक हद तक पढ़ा है। अगर तुम्हें याद होगा कि गुडविल कम्स अंडर इनटेंजिबल एसेट्स, याद आ रहा है कि गुडविल इज अ पार्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन, टच, ओनली इट कैन बी फील्ड एंड इट हैज इट्स वैल्यू, जो हमें ज्यादा अर्न कराता है फॉर पार्टनर फर्म के अंदर। तो ये बेसिक बात जानते हैं। हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा सा पहले गुडविल के बारे में इतनी बातें जानना है, उसके बाद तुम एक्चुअल जानोगे गुडविल यहाँ पे आया क्यों इस चैप्टर में। क्योंकि देखो पार्टनरशिप फर्म जब भी रेशो चेंज करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका इम्पैक्ट 1, 2, 3, 4, 5 इन सब पे पड़ता है कि उनका अपना रेशियो या तो सेक्रीफाइस या गेन में चला जाएगा। दूसरा जो गुडविल होता है फर्म का, उसमें उस रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर इसके थ्योरी पे आते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि एक फर्म है, यहाँ तुम्हें इस क्वेश्चन में दिख रहा है ना 1/18 ये गेन सेक्रीफाइस किए हैं और वो गेन किए हैं। इमेजिन करो कि एक फर्म था जिसका की वैल्यूएशन, मतलब एक फर्म है उसका वैल्यूएशन जो है, जिसमें कि एसेट्स और लायबिलिटीज मिला करके, या सिर्फ एसेट्स की बात करें फिलहाल, उस फर्म में जो एसेट्स था वो अप्रॉक्सीमेट था 10 लाख रुपीस का। 10 लाख से ना, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मान लो फर्म इस साल 2025 जो बीता है, नहीं हाँ 25 लास्ट ईयर, इस फर्म का वैल्यूएशन किया गया बिकॉज इसको बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए मार्केट में। वाई नाम से कोई पर्सन था, वो एक्स को सोल्ड कर रहा है अपने इस पूरे फर्म को, और कितने बेच रहा है 10 लाख का। और सिर्फ वाई नहीं, इसमें एक और पार्टनर जोड़ लो, वाई और जेड, दो पार्टनर्स थे, दोनों मिलके इस पूरे फर्म को बेच रहे हैं एक्स को। एक्स हमारा एक सिंगल पर्सन है मान लो। अब जाहिर सी बात है ये दोनों जो एक्स और वाई और जेड है, ये एक्स से बोल रहे हैं कि भाई हमने इस फर्म को 5 साल चलाया है और हमने इस फर्म का जो नाम है, मान लेते फर्म का नाम क्या है, नाम को भी दे सकते हो, चलो वाई जेड लिमिटेड, ये फर्म का नाम है। तो वो एक्स से बोलेंगे भाई हमने इस फर्म को बहुत अच्छे से 5 साल चलाया, उसका नाम बनाया, गुडविल बनाया फर्म के मार्केट के अंदर। आप जब हमारे फर्म को परचेज करोगे, खरीदोगे, तो आपको हमारे उस फर्म का गुडविल एक बार मिल जाएगा। फिर जितना हम लोग एक्स्ट्रा कमाते थे वो आप आज से कमाना शुरू कर दोगे, क्योंकि जेड और वाई ने क्या किया है, हाँ देखो जेड और वाई ने बेसिकली एक्स को जब बेचा तो एक्स डे 1 से एक्स्ट्रा बेनिफिट पाएगा उनके गुडविल का, क्योंकि वो तो खरीद ले रहा है। अब पता है ऐसे केस में क्या होता है, जेड और वाई एक्स से बोलेंगे कि भाई देखिए आप 10 लाख जो दोगे पूरे एसेट्स का फर्म को खरीदते वक्त, बिकॉज आप हमारे गुडविल का बेनिफिट पाओगे आने वाले 2-3 सालों तक, तो मुझे उस 10 लाख से अबव कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपसे चाहिए, एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि हमारे उस गुडविल का कुछ वैल्यूएशन भी हमने मेहनत किया है। तो जो ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, चलो मान लेते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम कितना 1 लाख, इधर देखो उन लोगों ने डिसाइड किया 1,80,000 एक्स्ट्रा मांगना चाहा एक्स, और एक्स बेवकूफ नहीं है, वो इस बात को जानता है कि भाई हाँ सही बात है, वाई और जेड ने बहुत मेहनत किया 5 साल तक, उन्होंने फर्म का नाम बनाया है, और जहां एक्स ने खरीद लिया
तो वो इनिशियल पहले दिन से अधिक बेचेगा, अधिक कमाएगा, बिकॉज ऑफ उनके गुडविल की वजह से जो उन्होंने बना के रखा 5 सालों में। अब ये बात वाई और जेड जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, 1,80,000 गुडविल के नाम पे उन्होंने एक्स से मांगा, फ्रॉम एक्स से कहा भाई दीजिए आप, और एक्स दे दिया, काम हो गया। ये एक नॉर्मल मैंने भी केस दिया है, एकदम नॉर्मल केस। इधर देखो तुमने ध्यान से, अब जस्ट इमेजिन करो, इधर देखो, जस्ट इमेजिन करो कि ये वाला केस अभी हो ही नहीं रहा है, मतलब Y और Z का फर्म का जो वैल्यूएशन इतना ही 10 लाख है, और उनको पता है हमारे फर्म का गुडविल इतना रुपए का है, बट अभी फिलहाल वो किसी भी X को बेच नहीं रहे, किसी को बेच नहीं रहे, बट उनको ये जरूर पता है कि भाई जब भी हम बेचेंगे तो हमको 1,80,000 एक्स्ट्रा बढ़ाकर मांगना है, और वो पैसा फिर ये लोग आपस में Y और Z आपस में क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। भाई वो जो 10 लाख मिलेगा वो आपस में बांट लेंगे। मान लो अगर मान लो फर्म चल रहा है इक्वली, फर्म का जो रेशो है वो इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो 10 लाख मिलेगा एक्स से वो मिल जाएगा उनको 5 लाख, और अगर वो 1,80 मांगते गुडविल का तो 90,000 मिल जाएगा। लेकिन अब इमेजिन करो कि फर्म अभी नहीं बेचा जा रहा है, लेकिन नहीं बेचा जा रहा है, अगले साल बेचा जाएगा, जस्ट अज्यूम करो। तो अगर अगले साल बेचा जाएगा, उन्होंने क्या किया, अगले साल उस रेशो को चेंज करके, यहाँ हमारा क्या था, 3 पार्ट है यहाँ पे ना, तो एक काम करते हैं 3 लेते हैं, एक्स वाई और नाम क्या उनका है वही लेते हैं, नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम क्या था, महेश, नरेश एंड ओम, महेश, नरेश एंड ओम, हम वही 3 पार्ट में नाम लेते हैं। उन लोग ने क्या किया, अपना जो ओल्ड था दैट इज 2, 3 एंड 4, अब उन्होंने न्यू कितना करा लिया, 1, 2 एंड 3। और अगर मान लो कि वो इस साल बेचना चाहते हैं, अगले साल, अब जस्ट ध्यान देना इस चीज को, ओल्ड जितना था अगर न्यू कर ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नोटिस किया था कि जो महेश थे, महेश वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, ओम क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे ना। इस रेशो के बदलने के दौरान महेश का शेयर सैक्रिफाइस मतलब घट चुका है, ओम का शेयर बढ़ चुका है ना। तो ऐसे केस में जब रेशो चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पे इनको इतना बात तो क्लियर है कि अगर हमने अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर फ्यूचर में अपने फर्म को बेचा, 10 लाख का बेचा, 10 लाख तो मिल जाएगा, ठीक है, एक्स से, वो 1,80,000 एक्स्ट्रा मांगेंगे, वो भी ठीक है इन फ्यूचर अगले साल। बट बिकॉज अगर उन्होंने इस रेशो को निकाल के इस गुडविल का अमाउंट जिस दिन रेशो बदल रहा है उसको एडजस्ट नहीं किया, पता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगले साल उस गुडविल का अमाउंट जो ये है 3rd पर्सन, यहाँ पे 3rd पर्सन कौन थे, ये महेश का है, ये नरेश का, ये ओम का है, जानते हो जो 3rd पर्सन है ओम, उनको अगले साल उस गुडविल के अमाउंट का ज्यादा मिल जाएगा पैसा। चाहो तो चेक कर लो, 3/6 इंटू 180 करोगे 90,000 आएगा, 4 बाई कितना ये 4/9 इंटू 180 करो कितना आएगा, 80,000 आएगा, है ना। तो सोच लो ऊपर इनको 80 मिल रहा था भाई, अगर इस वाले फेज में गुडविल को बांटोगे बिटवीन ओम, ओनली ओम, कितना आएगा 4/9 इंटू 180 कितना आएगा, तो मतलब अगर बेचा गया होता फर्म, कब बेचा गया होता 2024 में, जिस साल रेशो नहीं बदला था, तो ओम को कितना मिलता गुडविल का पोर्शन 4/9 इंटू 180 कितना मिलता 80,000। लेकिन जब रेशो बदल चुका है अगले साल, अब उस साल उनको उस 180 का प्रपोर्शन अगर दिया जाएगा 25 में, तो कितना उनके हिस्से में पैसा आएगा जरा चेक कर लो, 3/6 इंटू 180 कितना होता है 90 होता है। तो मतलब ले दे के अब इस बार उस गुडविल का अमाउंट कौन फायदे में चला गया, फायदे में। भाई फर्म को तुम जब भी बेचो, तुमने अगर फर्म को बेचा इस साल तो इनको गुडविल मिलेगा 4/9 के हिसाब से, अगर तुमने बेचा इस साल तो इनको गुडविल मिलेगा 3/6 के हिसाब से। बस फर्क कितना है कि अमाउंट डिफर कर जा रहा है, और डिफर में भी क्या डिफर हो रहा है कि इनको इस साल अधिक मिल जा रहा है,
ये बात बाकी पार्टनर जानते हैं कि रेशो बदलने से ओम अब फायदे में है। तो अगर फायदे में है तो ऐसा फायदा सिर्फ उनको क्यों मिले भाई, जो सेक्रीफाइस कर अपना शेयर, क्या वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते वो ये नहीं चाहेगा कि भाई इन फ्यूचर जो फर्म को बेचने पे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, हम क्यों उस एक्स्ट्रा पैसा में अपना हिस्सा कम रखें। तो मतलब ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि गुडविल कितना उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर अगर वो गुडविल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे रेशो चेंज के टाइम पे ही। देखो यहाँ फर्म बेचा नहीं जा रहा है, हम बस क्या कहना चाह रहे हैं कि फर्म बेचा तो नहीं जा रहा है बट स्टिल उस गुडविल का अमाउंट कितना इनके लिए फायदेमंद है। भाई ये तो मैंने फिगर छोटा लिया है, जस्ट इमेजिन करो कि ये होता तुम्हारा 1,80,000 नहीं है, ये 18 करोड़ होता, 18 करोड़। तो पता है अब जब देखोगे तो ओम को रेशो बदलने की वजह से 10 लाख रुपीस ज्यादा मिल रहा है। जब कैलकुलेशन करो देख लो नहीं आएगा। तो ऐसा क्यों चाहेंगे ये महेश नरेश उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने से? तो बेटर क्या है, रेशो चेंज होगा तो उसी वक्त हिसाब किताब कर लिया जाए कि भाई हमको जो भी तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा बेनिफिट इन फ्यूचर रेशो चेंज होने की वजह से गुडविल के अंदर जो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा इन द नियर फ्यूचर, और वहां पे हम तुमको पैसा एक्स्ट्रा मिलते वक्त निराश हो जाएं या तुमसे लड़ झगड़ लें, इट्स बेटर कि आज ही मुझे उस एक्स्ट्रा पैसे को कुछ हिस्सा दे दो ताकि वो मुझे बेनिफिट दे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना गुडविल को लेकर के, कि गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जब भी फर्म को बेचोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है तुम फर्म का पैसा जो होता है वैल्यूएशन का उसे बढ़ा कर मांगोगे। भाई तुमने अगर अपने एक फर्म एम्पायर खड़ा किया है तो तुम चाहोगे उससे बढ़ाकर पैसा मांगना जिसको तुम बेचोगे। तो वो जो भी एक्स्ट्रा मिलता है गुडविल, इसका ट्रीटमेंट करना व्हेन द रेशो इज बीइंग चेंज उसी वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि उसी वक्त जान जाओ अगर भाई ये महेश सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर तो वो चाहेगा कि जो सेक्रीफाइस हो जाने की वजह से अब उसको इन फ्यूचर गुडविल का पैसा कम मिलेगा। भाई देखो ना महेश अगर सेक्रीफाइस किया है तो अब इस वाले रेशो के अकॉर्डिंग उनको पैसा कम मिलने वाला है। चौक चेक कर लो 1/6 इंटू 180 कितना होता है? 1/6 इंटू 180 कितना होता है? 30,000। तो इनको मिलेगा 30,000 गुडविल का अमाउंट जब रेशो चेंज हो गया। अब अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो कितना इनको मिलता? 2/9 इंटू 180 कितना होता है? 40। इतनी आएगा ना। तो मतलब देखो जब इनको 2/9 इंटू 180 कितना होता है? 40। तो 40 के टाइम पे जब उनको कम मिल रहा था, मैंने सही लिखा है वैसे ना, अच्छा सेक्रीफाइस है ना, हाँ सही तो है। तो बेटर क्या है कि वो पैसा पहले से ही बढ़ा कर मांग ले ताकि उनको इन फ्यूचर कभी ये ना फील हो कि उनको पैसा कम दिया जा रहा है। तो जब रेशो बदलता है तो उसमें गुडविल का इन्वॉल्वमेंट 100% आ जाता है। हमें गुडविल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है कैलकुलेशन के लेवल पे, बट ये ध्यान देना कि जब भी रेशो चेंज होता है तो गुडविल का इम्पैक्ट दिखता ही दिखता है। अब इस पूरे एग्जाम्पल के बाद अगेन आ जाओ अपने इस टॉपिक के थ्योरी पार्ट में कि भाई है क्या गुडविल, होता क्या है। तो मैंने कुछ बातें लिख के रखा है पहले से ही कल का। क्या क्या था? गुडविल क्या होता है? हमारा फर्म का गुड नेम होता है, रेपुटेशन होता है, इमेज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वो मार्केट वैल्यू होता है जो हमको अपने नेट एसेट्स से ज़्यादा अर्न कराता है। ये नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब होता है जितना हमारे पास टोटल एसेट्स होता है माइनस में टोटल लायबिलिटीज, मतलब इन शॉर्ट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जब करते हो तो एट द एंड हमारे पास क्या आता है? नेट एसेट्स। भाई नेट एसेट्स क्या होता है? हमारे पास एक्चुअली कितना पैसा है। 10 लाख का एसेट्स था, 3 लाख का लायबिलिटीज था, माइनस किए 7 लाख आया, दैट इज योर नेट एसेट्स। ठीक है। और इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सभी आगे सीखोगे। बाद में क्या लिखा है? गुडविल हेल्प इन अर्निंग द हायर प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द अदर बिजनेसेस इन द सेम ट्रेड। तुम कभी नोटिस करना कि दो दुकानदार बगल बगल में शॉप ओपन करके बैठे हैं, दोनों सेम चीज बेच रहे हैं बट किसी एक का ज्यादा बिक रहा है, किसी एक का कम बिक रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसका ज्यादा सेल हो रहा है एक्चुअली वो अपने गुडविल के वजह से अर्न ज्यादा कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट।
दोनों का सब A to Z सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट का क्वालिटी, साइज, शेप, लुक्स, फीचर्स, एवरीथिंग, बट स्टिल कोई एक क्यों अधिक अर्न कर पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ उनका मार्केट में गुडविल बन चुका है। हो सकता है बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो भी नया नया काम करना शुरू किया है, पॉसिबिलिटीज है। तो मतलब जो चीज हमको ज्यादा अर्न करवाने में हेल्पफुल है, दैट इज योर गुडविल, सिंपल। एंड गुडविल इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ गुड इमेज, गुड नेम ऑफ योर्स इन अ मार्केट, जो हमें अर्न कराने में मदद करता है। अब इसमें मैंने और बातें क्या लिखा है, इट इज इनटेंजिबल। इसे बातें काम आता है एमसीक्यूज लगाते वक्त कि इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, बट ये ध्यान देना, इट इज नॉट द फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होता है? ये जो लिखा है फिक्टिशियस, ये क्या होता है? दोज एसेट्स हुज वैल्यू इज 0। मतलब एसेट्स तो हैं बट उनका वैल्यू क्या है? जैसे अभी हम मजाक में कहते हैं बच्चों, मजाक में बच्चों से कहते रहते हैं कि भाई तुम लोग भी अभी एक लेवल पे अपने पेरेंट्स के लिए क्या हो, फिक्टिशियस एसेट्स हो। क्यों? अभी तुम उनके लिए कुछ अर्निंग करके नहीं दे रहे हो, उल्टा सिर्फ खर्च करा रहे हो, है ना? तो जब एज अ एसेट्स के तौर पे हमारा वैल्यू 0 होता है, बट स्टिल हम एसेट्स का टैग लेके घूमते रहते हैं मार्केट में, वो मान ली क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन गुडविल हमने क्या बोला? इट इज नॉट फिक्टिशियस। क्यों? क्योंकि गुडविल हमारा भले उसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, उसको हम डिफाइन करते हैं जब तक बहुत नीड ना आ जाए। गुडविल का वैल्यूएशन मोस्टली कब होता है? फर्म के क्लोजअप पे, जब फर्म बंद हो रहा है तो ही करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। स्टिल गुडविल अपने आप में रखता है वैल्यू। मैंने भी तुम्हें एग्जांपल दिया भी है कि तुम खुद क्या करो, जब फर्म बेचते हो अपना, तो तुम हमेशा कोशिश करते हो पैसा बढ़ा कर मांगना। क्यों मांगते हो बढ़ा कर भाई? जस्ट बिकॉज तुमको पता है कि वो बढ़ाना लाजमी था, जरूरी था, बिकॉज तुमने एफर्ट लगाया तो उसको, उसके वैल्यू बढ़ाने में। तो गुडविल जब तक वैल्यू नहीं की हो तो ठीक है, बट जहां करते हो तो करना पड़ता भी है, तो उसका वैल्यू हिडन, छिपा रहता है, जब नीड है सामने आ जाता है वो चीज। तो फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, वो इनटेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने अकॉर्डिंग एक अजम्पशन लगा कर क्या करते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं। मैंने जो लिखा था 180, वो मतलब रैंडम अमाउंट था। तुम चाहो तो 3 लाख पर, तुम्हें कौन रोक रहा है भाई? तुम्हें लग रहा है, तुम्हें फील आ रहा है, तुम अपने फर्म का गुडविल इतना बढ़ा दियो कि तुम उसके बदले 5 लाख छोड़ 10 लाख मांग ले रहे हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? बस हाँ, जो खरीदने वाला है तुम उसको कन्विंस कर दो, बात बराबर है। फिर वो तुमको उतना पे कर दिया तो हिसाब खत्म भाई। व्हाट्सएप जब बेचा गया, नहीं, जब इंस्टाग्राम परचेज किया गया फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप परचेज किया गया फेसबुक के थ्रू, तो उन लोगों ने जिन्होंने फेस बनाया था व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, उन्होंने जितना हायर पैसा मांगा होगा फेसबुक वालों से, फेसबुक ने जब देखा भाई नहीं, हाँ सही बात है, बहुत अच्छा ऐप है, फ्यूचर में काम आए, खरीद लो, जितना पैसा एक्स्ट्रा मांगना दे देंगे उनको गुडविल नाम पे, तो उन्होंने दिया भी होगा एट द एंड। ये बात अलग है, इन फ्यूचर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो गया ये फेसबुक वालों के लिए। ये कभी लोग समझ नहीं पाए कि इन द फ्यूचर कितना डोमिनेंस रखा वो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम इन द मार्केट। फेसबुक पीछे हो गया, बट स्टिल जो फेसबुक खरीदा है वो उससे कमा रहा है आज डेट में अब, है ना? तो ये बहुत जरूरी चीज़ था। खैर, नेक्स्ट क्या है? इट इज वैल्यूएबल एसेट्स। इसको हम दरकिनार नहीं करते हैं, इसका कीमत बहुत होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है जब फर्म बेचा जाएगा उस वक्त इसका अहमियत दिखता है। बाकी तो तुम गुडविल नाम पे कमा रहे हो अलग बात है, बट गुडविल के नाम पे एक्चुअली कब कमाते हो? जब फर्म को बेचते हो। देखो, एक होता है गुडविल के नाम पे कमाना, फिर एक होता है गुडविल के अमाउंट का अर्निंग मांगना, दोनों फर्क अलग है। एप्पल कंपनी आज क्या है, अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है गुडविल के नाम पे, सिर्फ बहुत बेच रहा है, लेकिन जिस दिन एप्पल कंपनी खुद बिकेगा पूरा एज अ होल, तो वो अपने गुडविल का कितना अमाउंट मांगे तुम सोच सकते नहीं हो। उनका गुडविल का अमाउंट जो है भाई, जो भी कंपनी आज परचेज करेगा सीधे एप्पल कंपनी को, जो उनका लेगेसी है 50-100 सालों का, या ज़्यादा बोल नहीं शायद और कम ही होगा जो भी, लेकिन उस लेगेसी का पूरा बेनिफिट उनको मिलेगा एक बार जो खरीदेगा। तो गुडविल का अमाउंट कितना ज़्यादा मांग सकते हैं वो चाहे तो, और उनको देना पड़ेगा जो खरीदने का सोच रखता है। एंड उसके बाद क्या है? हेल्पफुल इन अर्निंग द एक्सेस प्रॉफिट। मैंने ऊपर कहा था, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुडविल का अमाउंट कभी भी स्टेबल नहीं होता है। इट इज ऑलवेज अनस्टेबल, इट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि गुडविल का अमाउंट हमारा कभी फिक्स नहीं होता है। तुम जो आज गुडविल निकाल रहे हो और तुमको लग रहा है कि भाई वो 10 साल तक चलता रहेगा, नहीं है, क्या पता वो गुडविल 0 पे भी आ जाए। तुम एक गलत डिसीजन लोगे, तुम्हारा गुडविल घट भी सकता है मार्केट में, फिर तुम्हारे दुकान में लोग आना बंद कर देंगे। तो गुडविल का अमाउंट कभी भी स्टेबल नहीं होता। गुडविल का तुम्हें यहां पढ़ना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स। गुडविल 2 टाइप्स के होते हैं। एक गुडविल जो हम खुद परचेज करते हैं। परचेज क्या होता है? तुम किसी दूसरे का फर्म जब परचेज करोगे
तो जो तुम एक्स्ट्रा उनको पे करोगे उनके फर्म को परचेस करने के लिए, वो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, दैट इज यू आर एक्चुअली परचेजिंग द गुडविल। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ फर्म गुडविल किसी का परचेज करते हैं और कुछ फर्म अपना खुद का गुडविल क्रिएट करते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो जब भी हम गुडविल मार्केट से परचेज करते हैं, दैट इज परचेज गुडविल, और जब भी हम अपना खुद का गुडविल जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, दैट इज सेल्फ जनरेटेड। हमको इस चैप्टर के लास्ट मोमेंट तक इस पे काम करना है। किस पे काम करना है? लेकिन बिकॉज आज का क्लास हमारे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस पे बता के रोक देंगे। ये हमारा आज का वीडियो है। जब कल मिलेंगे संडे को, तो हम लोग इस पे बात करेंगे। और ये दोबारा कह रहे हैं, ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चैप्टर हमारा एंड अप भी होगा इसी टॉपिक को ढंग से पढ़ते पढ़ते। बट अगले 5 मिनट लिए इस पे फोकस करो। मैंने क्या लिखा है, जब भी हम गुडविल परचेस करते हैं किसी दूसरे का, देखो दो ही ऑप्शन फिर से कह रहा हूं, गुडविल या तो अपना खुद का क्रिएट करोगे मार्केट में, या किसी और का परचेस कर लोगे, दो, और तुम दोनों एक साथ एक चल सकते हो। मतलब अपना भी क्रिएट कर रहे हो मार्केट में और किसी और का परचेस कर लिए। फेसबुक का अपना गुडविल एक था मार्केट में एक समय पे, अभी भी है बट अब तो कम हो चुका है, लेकिन उन्होंने परचेज भी किया गुडविल। लाइक व्हाट्सएप का गुडविल परचेज कर लिया, इंस्टाग्राम परचेज कर लिया। इस तरह बहुत कंपनीज एक दूसरे परचेज करते रहते हैं। तो जब परचेज करेंगे तो वो एक्चुअली दे आर परचेजिंग द गुडविल ऑफ दैट कंपनी। देखो एसेट्स परचेज करना वो अलग बात है, मेन खेल किस चीज का है, गुडविल का। तो गुडविल जब परचेज होता है, तो यहाँ तो मैंने एक बात लिखा है, अगर तुम्हें जानना है कि तुमने कितने का गुडविल परचेज किया किस दूसरे फर्म का, तो मैंने फॉर्म लिखा, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काम आता है 1 मार्क्स को सॉल्व करते वक्त। क्या लिखा है, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। ये क्या होता है, इसको समझो छोटे से एग्जांपल से, कि मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक फर्म है जिनके पास एसेट्स 10 लाख का है, लायबिलिटीज 3 लाख का है, और ये फॉर्म मान लो है वाई नाम से। तो ये बताओ, अगर तुमसे कहें यहां से जरा चेक करो नेट एसेट्स कितना आएगा, यहां मैंने लिखा है फॉर्मूला। क्या लिखा है फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जरा माइनस करो कितना आएगा, ये 10 लाख माइनस 3 लाख, इट विल कम 7 लाख। बहुत बढ़िया, कितना आएगा, 7 लाख आएगा। अब मान लेते हैं कि परचेज कौन कर रहा है, एक्स लिमिटेड, मतलब एक्चुअली एक्स इज परचेजिंग द फर्म ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब एक्स वाई को परचेज कर रहा है। या चलो एक काम करते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो लिख देते हैं हम, इसे लिखना अलाउ वैसे है, पता नहीं, भाड़ में देखते हैं। फेसबुक क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, मान लेते हैं इंस्टाग्राम को, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो क्लेम भी नहीं होना चाहिए, पता नहीं देखो अच्छा ये कह रहा हूँ, मान लेते हैं फेसबुक परचेज कर इंस्टाग्राम को। ये एक नॉर्मल फिगर है, रैंडम फिगर एंड इमेजिनरी फिगर है, जस्ट टेक द एग्जांपल। इंस्टाग्राम का अपना एसेट्स और लायबिलिटी कितना था, 10 लाख का, 3 लाख का। तो अगर इनका निकाल तो नेट एसेट्स कितना आ रहा है, 7 लाख। ठीक है, तो अगर फेसबुक उनको एक्चुअली 7 लाख पे कर दे इंस्टाग्राम वालों को, तो काम खत्म, मैं पूरा फॉर्म इनके पास आ गया, क्योंकि लायबिलिटी भी तो है। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई, आपके उस 10 लाख के एसेट में से हमने 3 लाख लायबिलिटी पे कर दिया बाहर वालों को, जो बच गया 7 लाख वो आपको हम पे कर देना, आपका फॉर्म मेरे पास आ जा रहा है, सिंपल। लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा मत करिए, आप कुछ मुझे एक्स्ट्रा बढ़ा कर दीजिए, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम ऐप को बहुत प्रमोट किया है, बहुत लोगों में उसको एक तरह उनका पार्ट बनाया है उनकी लाइफ का, तो उसका हमने गुडविल क्रिएट किया मार्केट में, तो आप मुझे कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पे करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको उसके बदले, मान लो वो खुद अपने मन से दे बढ़ा के, या जितना ही बढ़ा के मांग लें जो हो जाए, चलो मान लो बढ़ा के मांग रहे खुद ही कि मुझे कम से कम 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा जब देखोगे ना, जो एक्स्ट्रा ये कर रहे हो, दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 12 लाख। तो फेसबुक ने एक्चुअली जितना पे किया मिला करके, दैट इज योर परचेज कंसिडरेशन। ये क्या होता है भाई,
कि कितने में समझौता हुआ परचेज करते वक्त, मतलब y और x के बीच में, सॉरी इन दोनों के बीच में कितने का डीलिंग तय हुआ उस पूरे फर्म को परचेज करते वक्त। तो इनको अगर टोटलिटी में परचेज करना है इस ऐप को, तो उनको देने कितना पड़ेगा 12 लाख। दैट इज द परचेज कंसिडरेशन अमाउंट 12 लाख। और नेट एसेट्स कितना था उस पूरे फर्म का 7 लाख। जब इनको माइनस करते हो जो भी आता है 5 लाख, दैट इज द गुडविल अमाउंट विच द फर्म हैज टू पे व्हाइल परचेजिंग दैट ऐप। तो इस तरह से निकालते हैं परचेज वो गुडविल का परचेज्ड फिगर। ये मैंने एक रैंडम नंबर वो लिया है न्यूमेरिकल, हमें न्यूमेरिकल लगाना है बुक का एक्चुअली, तो हमें सिर्फ 2 मिनट लगेगा। हम एक सवाल बोर्ड पे लिख रहे हैं, अगले 2 मिनट लिए, और वो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 लाइन का है। बट वो सवाल हमारे बुक में है भी, क्वेश्चन नंबर 3, और हमारे बोर्ड में आता भी है कि इफ यू हैव द कंडीशन ऑफ परचेज गुडविल, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द गुडविल अमाउंट परचेज वाले केस में। हमें फोकस इस पे करना है, ये हमारे एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला सेल्फ जनरेटेड। यहाँ तुम मेथड सीखोगे गुडविल निकालने का, बट वो तुम कल सीखेंगे। आज क्या है कि इस टॉपिक में एकमात्र न्यूमेरिकल बुक दिया है, ओनली 1 न्यूमेरिकल, दैट इज इनफ। ये मैंने सिंपल न्यूमेरिकल दिया था, बुक में थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो लगा लेते 2 मिनट के अंदर, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, पॉज करूं। ठीक है, ये देखिए मैंने एक सवाल लिखा है, क्वेश्चन 3 बुक का ही सवाल है, और ये सवाल है सिंपल। बुक में तो हालांकि कहा इसका जनरेटिव फॉर्म करने के लिए भी, बट हमारा काम इसमें सिर्फ और सिर्फ गुडविल जो कि परचेज यहाँ किया जा रहा है उसका अमाउंट कैलकुलेट करने की बात है। एंट्री एग्जाम में नहीं आता है तो उतना उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, एकदम बेफिक्र रहिए। बट ये बहुत जरूरी है, 1 मार्क्स सवाल आ सकता है कि इस सिचुएशन में अगर एक फर्म परचेज किया जा रहा है, भाई हमारा एक पहले से फर्म है, हम किसी और फर्म परचेज कर रहे हैं, तो ये तो फैक्ट है जो मुझे फर्म अपना बेच रहा है वो मुझसे बढ़ाकर पैसा मांगेगा अपने फर्म के बदले, है ना। तो जो जितना एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ेगा उसको फर्म परचेज करते वक्त, दैट इज गुडविल अमाउंट। यहाँ मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया भी था। अब इस क्वेश्चन में सुनो क्या क्या दिया है। मधु एंड कंपनी, ये एक फर्म का नाम है, इन्होंने क्या किया है, दे परचेज द विष्णु फर्म, मतलब यहाँ पे इनका एक फर्म था विष्णु का, और इनका फर्म परचेज किया गया इनके थ्रू, और जो आपस में एक आम सहमति बना, दैट इज कह सकते नेगोशिएशन करने के बाद एक कॉमन फिगर कि विष्णु ने कहा ठीक है भाई आप मुझे टोटल दीजिए 11 लाख टोटल, ध्यान देना उस 11 लाख में सब जुड़ा हुआ है, मतलब उस 11 लाख में गुडविल अमाउंट भी है, नेट एसेट्स भी है, सब जोड़ के अगर विष्णु को मिल जाए 11 लाख तो अपना पूरा फर्म इनको दे देंगे, एकदम सिंपल। मतलब और जब ये पूछेंगे भाई 11 लाख में है क्या क्या, तो वो बताएंगे भाई उस 11 लाख में हम आपसे पूरा अपना एसेट्स के पैसा मांग रहे हैं, फर्म के जो अंदर एसेट्स रखा हुआ है, लायबिलिटीज को घटा के मांग रहे हैं, और प्लस एक्स्ट्रा मांग रहे हैं गुडविल के नाम पे भी। तो ये सब जोड़ कर है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन, विच मीन्स कि फर्म को परचेज करते वक्त कितने में समझौता हुआ, दैट इज द इसका मतलब उसका मीनिंग होता है। अब नीचे कुछ डिटेल्स लिखा है कि विष्णु का यहाँ पे देखो फर्नीचर, डेप्टर, स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर्स, कुछ लायबिलिटीज और एसेट्स दिए हैं। ये हमारा एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, दिस इज ऑल्सो एसेट्स, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है ना। इतनी बातें 12th के बच्चों से उम्मीद करते हैं उनको इतना पता होना चाहिए। अब आगे देखो, यहां तुम्हें 2 कॉलम दिया है, एक बुक वैल्यू और एक अग्रीड वैल्यू। पता है क्यों दिया हुआ है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। यहां देखो विष्णु मधुर से कहेंगे कि भाई देखिए मेरे पास एक फर्नीचर था 50,000 का, आपसे हम उस फर्नीचर का सिर्फ 40,000 मांग रहे हैं। उनको मतलब क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि 11 लाख आ कैसे रहा है, तो 50,000 का अमाउंट कितने मिल रहा है, 40,000 में। तो तुम्हें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन तौर पे है। हमारा मेन डेटा कौन सा है, अग्रीड है। इसमें क्या है कि हमने बेसिकली अपना फर्नीचर, उन्होंने मतलब विष्णु ने फर्नीचर दिया 40,000 में, डेप्टर दिया 4% के प्रोविजन पे, मतलब कि 4% डिक्रीज कर देना उस 2.5 लाख में से, स्टॉक 720 में, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 में, क्रेडिटर 180 में। तो अब यहाँ पे अगर तुम्हें निकालना है गुडविल अमाउंट, तो मैंने लिखा है फॉर्मूला, वही यहाँ अप्लाई करना है।
इफ यू वांट टू कैलकुलेट परचेज गुडविल अमाउंट, तो इसका फॉर्मूला क्या था? गुडविल निकालने के लिए जितना परचेज कंसिडरेशन है माइनस जितना हमारा नेट एसेट्स है। इस क्वेश्चन में हमको परचेज कंसिडर दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है? सिर्फ नेट एसेट्स, एसेट्स नहीं नेट एसेट्स। तो हमें यहाँ पे नेट एसेट्स अलग से निकालना है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे लिखा हुआ, कहीं यहाँ लिखा नहीं, मैंने माइनस किया सिर्फ, ये रहा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी जब करते हो दैट इज योर नेट एसेट्स। हमारे पास 3 एसेट्स दिया ना, तो इन तीनों को एक साथ में लिखो। पे 40,000 का एक एसेट्स था हमारा, और क्या था? प्रोविजन 4% है। इसका मतलब होता है तुम्हें 4% डिक्रीज कर देना है। डेप्टर 2.5 लाख का था, 250 का 4% का डाउटफुलनेस के केस में आ गया, माइनस करो तो 250 का 4% होता है तुम्हारा कितना? 10,000। 250 का कहाँ लिखे हम? यहाँ देखो, 250 का 4% निकालते हो तो तुम्हारा आता है 10,000। ये जो 10,000 ये क्या है हमारा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, विच इंडिकेट कि 2.5 लाख में से 10,000 के डेप्टर पैसा माइट भी ना दे इन फ्यूचर। तो एक्चुअली कितने डेप्टर गुड हैं जो पैसा जिनसे मिल जाएगा? उस 250 में से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? 240। तो जो गुडविल का एक्चुअल अमाउंट है वो 240 था। स्टॉक कितने का है? 720 का। तो ये 3 हमारे एसेट्स हो गए। अब लायबिलिटीज पुट करो, 2 ही लायबिलिटी है सब, ये दिया हुआ है 20,000 एंड 180। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? कोई सॉल्व किया? कितना आ रहा है? 3,52,000। इतना नहीं आना चाहिए। नहीं, कितना माइनस करने पे आ रहा है? चेक करो, चेक करो। 1,52,000। नहीं, गलत हो रहा है शायद। ये तुम्हारा हो जाएगा 2 लाख, ये तुम्हारा आएगा 240, 40, 280, 280 और 720 कितना होता है? सॉल्व तो सही करो। 720 प्लस 280, ये तुम्हारा आ रहा है 10 लाख एसेट्स का अमाउंट। और वहाँ तुम्हारा आएगा 2 लाख, माइनस किए तुम्हारा आएगा 8 लाख। और ये जो माइनस करने पे आया दैट इज नेट एसेट्स, है ना? ये हमारा क्या है अभी? अब हमको निकालना क्या था? गुडविल अमाउंट। गुडविल का अमाउंट फॉर्मूला था पीसी माइनस नेट एसेट्स, जो मैंने यहाँ लिखा है शुरुआत से ही, यहाँ पुट कर दो सिर्फ। तो नेट पीसी हमको शुरुआत में दिया, कितना दिया था? 11 लाख। और नेट एसेट्स हमने अभी निकाला है, कितना? 8 लाख। माइनस करो, कितना आएगा ये? दिस 3 लाख अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल जो बेसिकली विष्णु मांगा है मधु से। और ये कैसे निकाले हो? जो थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा है, ध्यान देना, ये मैंने नीचे का लिखा है, इसको अलग कर लो। ये ऐसे है, ठीक है ना? ऊपर हमारा आंसर है। यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है? गुडविल परचेज भी होता है, बस परचेज कब होता है? जब हम फर्म एक्वायर करते हैं। आई होप आज का भी वीडियो थोड़ा लेंथ जा चुका है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब पता है इस बोर्ड में 2-3 चीज़ें थी, अगर आज को कोई ध्यान से देखेगा। मैंने आज दोबारा ही रिवाइज करा है, कल का वो हाउ टू चेक सेक्रीफाइस और गेन कौन करता है। दूसरा, मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोवाइड किया गुडविल के बारे में। फिर परचेज गुडविल क्या होता है मैंने अपना एक एग्जांपल देकर समझाना चाहा थोड़ा सा। उसके बाद हम एक एक्चुअल क्वेश्चन बुक का तो वो पिकअप किए हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में, अगेन 2 ही वीडियो हुआ है सिर्फ। आने वाले 3-4 वीडियो लग जाएंगे इस चैप्टर के बेस को तैयार कराने में, तो बहुत अच्छा होगा। एक बच्चा ईमानदारी से यहाँ तक देख के बैठे, वेट करे नेक्स्ट वीडियो का, और जो चल रहा है सीक्वेंस वाइज को फॉलो करो। तो और लेट नहीं करना है, कल हम लोग जब मिलेंगे तो बात करेंगे इस पे, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट गुडविल टॉपिक में से एक है। तो पहले इतना उतारना है, और 2 वीडियो हो चुका है, इसको दोबारा जाके बाद देखना है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।